स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी थी, जिसको हिंदी में हम नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम कहते हैं। उसी के क्रमशः मैं आज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में के अंतर्गत विंड एनर्जी, जिसको हम वायु ऊर्जा भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये जानना है कि जो वायु ऊर्जा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक प्रकार है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी उसका लाभ और हानि को हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। तो जैसे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, सभी ने अपने मूवीज़ में, टीवी में और कई कुछ लोगों ने लाइव भी देखा होगा कि बड़े बड़े मतलब टावर्स रहते हैं लाइन से लगे, और उसमें बड़ा बड़ा मतलब 3 पंखा रहता है जो कंटिन्यूसली हवा के वेग से चलता रहता है। तो वो असल में पवन, जिसको हम लोग पवन चक्की के नाम से हिंदी में जानते हैं, और वो पवन चक्की करती क्या है, वायु के वेग को विद्युत में परिवर्तित करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि उसके लाभ और हानि क्या है और किस तरीके से वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि विंड एनर्जी क्या है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने दोनों मीडियम में, दोनों वर्जन में लिख रखा है, तो स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि विंड एनर्जी और विंड पावर इज़ द प्रोसेस वेयर बाय विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, जैसे मैंने अभी कहा कि हम वायु की गति और वायु की जो ताकत है उसका प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं, विद्युत बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब हम उसके ताकत को, उसकी स्पीड को इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमारा विंड एनर्जी या वायु ऊर्जा कहलाता है। विंड टर्बाइन कन्वर्ट द काइनेटिक विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर विच कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफिक टास्क और टू टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि विंड के जो पवन चक्की रहते हैं उसमें टर्बाइंस लगे रहते हैं, तो हवा में काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और उस मैकेनिकल पावर को फिर बाद में उपकरण के द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से हम वायु की गति को, वायु की जो स्पीड होती है उसको ही हम विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है जो हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है, तब तक ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहेगी, और हमको जब भी इस ऊर्जा की ज़रूरत हो, तब हमको कुछ उपकरण की सहायता से इस ऊर्जा को हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा कि बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे मैंने बोला, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, या यांत्रिक ऊर्जा की जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो उसमें उपकरण लगाए जाते हैं, टरबाइन लगाए जाते हैं, उसकी सहायता से गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसको हम लोग पहले मैकेनिकल एनर्जी में, उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसको उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो जो हमारा विंड एनर्जी है वो है क्या, सीधे मतलब विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही विंड एनर्जी कहलाता है। तो हमने वायु की जो स्पीड को क्या किया, जो वायु की स्पीड है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसको हमने टरबाइन और अन्य उपकरण की सहायता से उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदला, और उसको फाइनली हम जरूरत के आधार पर हमने उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ठीक है, अब इसके पहले हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहले वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी का उपयोग हुआ कहाँ था। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 1887 तक स्कॉटलैंड में इसको पहली बार इस्तेमाल में लाया गया था। ठीक है, जिससे इसके बाद इसका उपयोग वहाँ की एक कंपनी ने 1888 से 1900 तक किया। मतलब सोचिए कि स्कॉटलैंड में इतने 19वीं सदी में इसका प्रयोग हो रहा था, तब इसे डायनेमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन यह केवल कुछ ऊर्जा बनाने के लिए कार्य में आता था। इसके उपरांत इसे और भी बड़ा बनाया गया, यानी इसका सेटअप को बहुत बड़ा किया गया, क्योंकि जब उसका देखा गया स्कॉटलैंड में कि कितना फ़ायदा
फ़ायदा है कि हम बहुत आसानी से वायु की गति का प्रयोग करके विद्युत तैयार कर रहे हैं। तो उसको एक पहले छोटे पैमाने पे किया गया, फिर जब इसका फ़ायदे और दिखने लगे तो उसको बड़े पैमाने पे करने की कोशिश की गई। उसके बाद उसकी जो विद्युत को उसको रिजर्व करने के लिए बैटरी को लगाया गया, ताकि हम बाद में भी मतलब जब भी हमको ज़रूरत पड़े तब हम उस ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकें। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी कि जिससे रात में इसका उपयोग किया जा सके, और विद्युत की अन्य विधि से भी इसमें लागत कम लगने के कारण भी इसका उपयोग किया जाने लगा। परंतु इसका उपयोग कुछ कम ऊर्जा बनाने के लिए ही किया जाता था, इसलिए उस समय एक निश्चित जगह के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब तक हवा में गति है तब ही हमको वो ऊर्जा प्राप्त होती थी। तो इसको बड़े पैमाने पे करके उनसे निकाली गई विद्युत ऊर्जा को संचय किया जाता था, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े, जहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर इसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांटेज के बारे में कि वायु ऊर्जा की लाभ क्या है, मतलब हमसे क्या फ़ायदा होता है। तो विंड इज़ ए रिलायबल एंड इन्फिनाइट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब सबसे पहली चीज़ ये कि रिलायबल मतलब हमेशा यहाँ पे रहेगा। वायुमंडल जब तक है तो पृथ्वी पर वायु मौजूद है, और इन्फिनाइट मतलब उसकी कमी नहीं है, मतलब अन्य मतलब हम इसको की गणना नहीं कर सकते कि कितनी मात्रा में हमारे पास इस पृथ्वी पे वायुमंडल में वायु मौजूद है। लिमिटलेस फॉर्म में हमको ये स्रोत मौजूद है, हम जितना चाहें इस वायु का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बोल सकते हैं कि जब जितना चाहें जब चाहें तब हमको ये वायु इस पृथ्वी पर प्राप्त होती रहेगी। और रिन्यूएबल है कि कहने का मतलब है कि हमको पुनः पुनः यह ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। विंड एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्राइस आर ड्रॉपिंग स्टिल। जहाँ तक हम इकोनॉमिक आर्थिक रूप से हम बात करें तो ये ऐसी ऊर्जा है जो सस्ती भी है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और उसके उपकरण बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। बहुत मतलब कम सस्ते मतलब लागत पर हम इसके उपकरण को स्टैब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद हम उस वायु के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विंड एनर्जी रिड्यूस कार्बन इमिशन व्हेन यूज इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग विद्युत बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को जलाया जाता है ताकि हम विद्युत प्राप्त कर सकें। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब कार्बन या किसी भी प्रकार का जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, तो ह्यूज अमाउंट में इस टाइप के इमिशंस होते हैं गैसों की, जो कि पर्यावरण में वायुमंडल को खासकर नुकसान पहुँचाते हैं। पर जब हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी से हमको इस प्रकार के किसी भी ईंधन को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिला के कोई प्रदूषण होने की भी संभावना ना के बराबर होती है विंड एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद फ्यूल रनिंग कॉस्ट व्हेन द टर्बाइन आर अप एंड रनिंग। कभी ऐसा होता है कि जो भी हम मशीनरी टरबाइंस या जो पवन चक्की हम बैठाते हैं कहीं पे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वायु के द्वारा, अगर उसमें जो मेंटेनिंग का जो खर्चा, मतलब समय समय पे उसकी रख रखाव का जो खर्चा है वो भी कम है, यानी कुछ थोड़े पैसे लगाने से वापस से वो चलने लग जाता है। कुछ भी खराबी आने से हमको बहुत अत्यधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद ऑफशोर विंड फार्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड फ्लो विदाउट अफेक्टिंग द लैंडस्केप व्यूज़। अब आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पर वायु की गति ज़्यादा होती है हम वहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं, और उसके लिए हमको कोई ज़मीन को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन को नीचे करने की ज़रूरत, मतलब इंफ्रा जो वहाँ का जो जियोलॉजिकल इंफ्रा रहता है, मतलब भौगोलिक जो दशाएं रहती है, हमको भौगोलिक दशा को किसी भी तरीके से परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जहाँ पे भी मनुष्य को लगता है कि वहाँ पे वायु का दबाव या वायु की गति ज़्यादा है, हम बस वहाँ पर जाकर आपके सारे उपकरण, अगर वायु विद्युत बनाने के लिए जो पवन चक्की लगानी है उसको अगर हम लगा दें तो हमारा काम हो जाता है। हमको किसी भी प्रकार से भौगोलिक दशाओं को बदलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आ जाते हैं हानि के बारे में कि विंड एनर्जी से क्या क्या हानि है। अब तक तो स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चूँकि विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो किसी तरीके से पोल्यूशन को भी नहीं होने देती, मतलब पर्यावरण प्रभावित, मतलब किस प्रकार से अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं होता, प्रतिकूल यानी चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु पे उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विंड एनर्जी के कोई भी प्रकार का
प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करती। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज विंड एनर्जी का ये है। उसके बाद जो है आर्थिक रूप से जो लागत है, उसके बाद जो हम वायु का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमको मतलब पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हमको हवा खरीदनी है, आपको पर्यावरण ने संसाधन में फ्री में दिया हुआ और जितनी मात्रा में चाहे हम उतनी मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब तो डिसएडवांटेज क्या है कि विंड एनर्जी कैन बी अनप्रिडिक्टेबल एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। जैसा आप सभी जानते हैं कि वायु का क्या है, 24 घंटा एक बराबर कहीं नहीं चलती। कहीं पे गति ज़्यादा होती है, कहीं पे गति कम होती है, कभी हवा चल रही होती है, कभी हवा नहीं चलती। तो हम मनुष्य को ये प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से जो संभावना जिसको हम बोलते हैं, हम नहीं संभाव कर सकते कि हवा की गति कब ज़्यादा रहेगी, कब कम रहेगी, कब मतलब वहाँ पे हवा का घनत्व तेज होगा, कम होगा। तो ये सबसे बड़ा हानि है कि हम पवन चक्की लगा तो लें पर वहाँ पर पूरे टाइम हवा चलनी चाहिए। अगर हवा नहीं चलती है या उसकी स्पीड अगर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी बनने में के लिए जितनी मात्रा हमको चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो हम विद्युत पैदा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हम पवन चक्की को लगाएं वहाँ पे हमको मैक्सिमम टाइम यानी हम हवा की गति तेज़ रहे और हवा हमेशा वहाँ पर का घनत्व ज़्यादा हो ताकि हमारा जो पवन चक्की है वो घूम सके और हमको विद्युत बनाने में आसानी रहे। पर ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न आपको मैंने अभी जैसे बताया कि हम पहले से ये नहीं समझ सकते कि हवा की गति कब कितनी ज़्यादा और कहाँ पर ज़्यादा रहेगी, कहाँ पर उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा। इसको समझ पाना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। और पवन चक्की ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार इस्टेब्लिश कर लिए, अगर हवा का दबाव कम है तो हम कहीं और चले गए। तो इसलिए ये एक दिक्कत की बात है वायु ऊर्जा के केस में। फिर विंड फार्म कैन अफेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द लैंडस्केप। इसकी हम बात करें जब देखिए जहाँ पे पवन चक्की लगा दी जाती है, दूर दूर में आपने देखा होगा बड़े बड़े से टावर की तरह बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। तो जहाँ पर पवन चक्की लगा दी जाती है वहाँ पर और कोई कार्य आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो मतलब कुल मिला के वो ज़मीन पूरी तरीके से बंध जाती है और आप दूसरी एक्टिविटीज़ मतलब साइड से कोई अल्टरनेटिव काम उस फील्ड पे या उस लैंड पर नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ का जो अपीयरेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। जब एक जो मतलब वो कहते हैं कि जो पर्यावरण की जो सुंदरता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ये जो पवन चक्की लगी होती है एक अलग शोर भी करती हैं और स्पेस भी बहुत मतलब ले लेती हैं। तो वहाँ पे आप दूसरा काम नहीं कर सकते उस भूमि पर। विंड टर्बाइन कैन डैमेज द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड मैरीन लाइफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये आबादी से दूर पवन चक्की को लगाया जाता है। तो आबादी से दूर जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे ज़्यादातर पशु पक्षी रहते हैं। तो पशु पक्षी टरबाइन की आवाज़ से डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब हवा में पक्षी उड़ रही होते हैं तो पवन चक्की के जो पंखे लगे होते हैं उसमें कभी कभी उनके पंख आके या वो खुद उनको चोट लग जाती है और इस तरीके से उनको परेशानी होती है। तो उनके मतलब जहाँ पर पवन चक्की लगाई जाती है वहाँ के आसपास में रहने वाले पशु पक्षी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। विंड फार्म कैन बी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। मतलब आपको बता दूं कि जैसे कि पवन चक्की जो लगाई जाती है वहाँ सिर्फ एक दो पंखे से काम नहीं चलता। नंबर्स ऑफ आपको फैंस को इस्टेब्लिश करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ैन आप पवन चक्की को लगाएंगे, जितने ज़्यादा फैंस आप टावर्स लगाएंगे फैंस के, उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो उस हिसाब से खर्च लागत बढ़ जाती है। मतलब आप सिर्फ एक दो फैन टावर्स लगाकर आप विद्युत पैदा नहीं कर सकते, आपको कम मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायु से ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आपको उसी हिसाब से ज़्यादा फैंस के टावर लगाने होते हैं ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकें। तो जितना ज़्यादा टावर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको खर्चा बढ़ेगा। तो इस तरीके से आज हमने बात करी विंड एनर्जी के बारे में क्या है। ठीक है, साथ ही साथ हमने वो भी जाना कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। आपको मैंने बताया कि स्कॉटलैंड में सबसे पहले इस एनर्जी को यूज़ में लाया गया था।
साथ ही साथ हमने बात करी इसके लाभ और हानि के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपका असाइनमेंट्स वर्क ये रहेगा कि आप पहला तो ये लिखेंगे कि विंड एनर्जी क्या है, यानी पवन ऊर्जा क्या है, और दूसरा आपका सवाल रहेगा कि पवन ऊर्जा की लाभ क्या है, मतलब राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, और तीसरा सवाल रहेगा राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, यानी वायु ऊर्जा की हानि क्या क्या है विस्तार में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर एनर्जी यानी हाइड्रोल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।